हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। COC CA क्लासेस चैनल। मेरे बच्चे, इस चैनल को हमने बनाया है अपने CA वाले बच्चों को स्टडी कराने के लिए। चाहे आप फाउंडेशन के हों, चाहे इंटर के, चाहे फाइनल के, आपके सारे कंटेंट को हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे और आपको एग्जाम में दी बेस्ट तैयारी कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, अगला चैप्टर हमारे इस मैराथन में वो है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी चैप्टर माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमने फुल कोर्स में पेड क्लासेज के अंदर में जो इसको स्टडी किया हुआ है वो शायद बेहतरीन तरीका था। मतलब कि उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। एक एक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के बन सकते हैं उन सबको बहुत अच्छी तरीके से मेरी पेड क्लासेज के अंदर में मैंने कवर किया हुआ है। आज मेरे बच्चे मैराथन के अंदर में वो सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी किए हैं डिफरेंट क्वेश्चन के हेल्प से, उनका एक शॉर्ट रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे और इस रिवीजन को हम प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करते हैं। आओ ना, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिवीजन। ध्यान देंगे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिवीजन में जितनी चीज़ें यहाँ पे हो सकते हैं उनका हम एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। फिर आपके 1 मार्क्स के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ MCQ अगर बन गया या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका क्या होगा, उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। यही नहीं, इन सब के बाद मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन रेडी किए हैं। ये कुछ थ्योरी है जो हम समझेंगे। मेरे बच्चे, ये नोट्स आपके पास नहीं होगा मेरे रेगुलर बुक के अंदर में, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से या मेरे साइट पे जाकर और उसको अपने पास रख लेना है। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन खासकर उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं और से स्टडी किए हैं। तो मेरे बच्चे, मैंने इसमें क्या किया ना कि जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को MCQ के थ्रू मैं आपको समझाया यहाँ पे, तो आप इसको स्टडी कर लेंगे। जो मेरे रेगुलर क्लास के बच्चे हैं वो इस MCQ को स्टडी ना करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने क्लास में आपको कराया हुआ है। तो आज जरा मैं टाइम वेस्ट ना करूँ और शुरू करूँ आपका मैराथन, जिसके अंदर में कंसाइनमेंट चैप्टर का हम रिविजन शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, पहले इस टॉपिक में आऊँ ये चीज़ें क्या है उसके पहले एक शॉर्ट रिवीजन हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है जरा मुझे बताइए। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर में यहाँ पे क्या होता है जी, एक आपका प्रिंसिपल होता है, एक आपका प्रिंसिपल, एक हमारा एजेंट। प्रिंसिपल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंसाइनर, है ना बच्चे, इसको कंसाइनर। और एजेंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंसाइनी। यहाँ पे जब भी गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को देगा तो इस गुड्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट। और जो गुड्स उसने कंसाइनी को दिया है उस गुड्स पे कितना प्रॉफिट कंसाइनर ने कमाया, क्या उसका आपका प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उन्हीं बातों को मेरे बच्चे इस चैप्टर में हमने स्टडी करना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर में। चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो हम दोनों का एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको याद दिलाऊं कि कंसाइनर अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए कौन से अकाउंट को बनाया करता था, सर, कंसाइनमेंट अकाउंट। सर, हम भी बनाए। अगर आप मेरे साथ साथ अपने रफ पेपर पे इनको लिखोगे तो आपको जल्दी रिवीजन होगा और हाथ भी आपका बैठेगा। इसलिए अगर आप मेरे साथ साथ लिखते हैं तो कोई दिक्कत आपके लिए यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है जी, कंसाइनर जो है अगर गुड्स कंसाइनी को देता है उस केस में मेरे बच्चे आपका क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ उस बात को जानने के लिए हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। हम पहले भी जानते हैं, दोबारा बता दें, ये कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्या है जी, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या, जिसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेज होंगे उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा, रेवेन्यू को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू को एक्सपेंस में माइनस करके हम प्रॉफिट निकाल देंगे ऑन कंसाइनमेंट। नॉमिनल अकाउंट हम उसको बोलते हैं जहां पे एक्सपेंसेज रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए, जब कंसाइनर गुड्स कंसाइनी को भेजेगा तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, उसको क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। फटाफट सुनेंगे आप, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। आपका 1 घंटे के अंदर में पूरे चैप्टर का रिविजन करा रहा हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा जो लग जाए, कंसाइनमेंट आपका, है ना, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो जो भी गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को देगा उसको हम बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपका उस गुड्स को बोलते हैं एक्चुअली। फिर जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो कुछ एक्सपेंसेज कंसाइनर ने किया, एक्सपेंसेज जो भी कंसाइनर करेगा मेरे बच्चे उसको हम क्या करेंगे, 2 बैंक अकाउंट, है ना, 2 बैंक अकाउंट। क्योंकि कंसाइनर अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता और लिमिटेड यहाँ पे अकाउंटिंग होता है, लिमिटेड आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो जब भी कंसाइनर कोई एक्सपेंस करेगा तो हम क्या बोलेंगे, 2 बैंक अकाउंट। क्या एक्सपेंसेज
कौन? अगर कंसाइनर मतलब जो प्रिंसिपल है अगर वो आपका इनकर्ड करेगा तो। अब मेरे बच्चे गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गया, कंसाइनी ने भी कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, जो भी कंसाइनी खर्च करेगा हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? टू कंसाइनी अकाउंट। अगर आप मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट्स अगर आप नहीं हो तो मेरे बच्चे कंसाइनमेंट पे एक बहुत बेहतरीन क्लास 2 घंटे 2.25 घंटे की मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी है, एक बार उसको देख लोगे तो और क्लियरिटी आएगा और आपको मजा आएगा। उसके बाद इस रिवीजन को देखिए आप। तो जब भी कोई कंसाइनी खर्च करेगा हम क्या बोलेंगे? टू कंसाइनी अकाउंट। ये कब लिखा जाएगा जी? अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड बाय आपका कंसाइनी होता है, अगर एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी है ना। मैंने आपको रीजन बताया हुआ है। हम लोग ऐसे अकाउंटिंग कर रहे हैं क्योंकि लिमिटेड रिकॉर्ड्स ओपन करना है, हमें बहुत सारे अकाउंट्स ओपन नहीं करने हैं। अब कंसाइनी मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करता है? गुड्स सेल करता है। जब भी कंसाइनी गुड्स सेल करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बाय कंसाइनी अकाउंट। हमें कंसाइनी से पैसा रिसीव करना, बाय कंसाइनी अकाउंट। चाहे सेल आपका कैश पे हो, चाहे सेल आपका कैश पे हो, चाहे वो सेल करे क्रेडिट पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लिख देंगे बाय कंसाइनी अकाउंट। यानी कि उतना पैसा हमें क्या करना है जी? कंसाइनी से यहाँ पर रिसीव करना है, ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा, हो सकता है कि सारे गुड्स कंसाइनी नहीं बेच पाया, कुछ बच गया, तो जो बच गया उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बोलो ना, यही हमने सीखा है ना? यस सर। तो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ये कैसे वैल्यू किया जाता है उनके लिए मैंने पॉइंट्स बनाया, मैं आपको बताऊंगा। पहले फॉर्मेट पे थोड़ा सा फटाफट रिवीजन करा दूं। इसके बाद मेरे बच्चे जब कंसाइनी गुड्स सेल करता है तो उसको कमीशन मांगता है, वो बोलता है कि मुझे कमीशन दो। तो अगर कोई कमीशन मांगेगा मतलब उसको हमें कमीशन पे करना, तो भी क्या बोलेंगे? टू कंसाइनी। यानी कि टू कंसाइनी या तो दोबारा लिखो या इसी के अंदर में हम क्या करें? उसका कमीशन का एंट्री भी कर दें। ऐसे मैंने जो क्लास में आपको कराया हुआ है कमीशन के लिए अलग से टू कंसाइनी, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ये काम आपका हो गया। फिर हमने पढ़ा बच्चे कि अगर मान लो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है और मान लो कुछ लॉस्ट हो जाए, चाहे वो लॉस आपके रास्ते में हो, चाहे वो कंसाइनी के गोडाउन में, कहीं पे भी कुछ लॉस हो जाए, उन लॉसेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कि वो लॉसेज जो एक्सपेक्टेड है, जो होंगे ही होंगे, जिसका इंश्योरेंस नहीं होता, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, श्रिंकेज हो गया, इवेपोरेशन हो गया, है ना, स्पॉइलेज हो गया, ये सभी हमारे नॉर्मल लॉस होते हैं। एबनॉर्मल का मतलब कि जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर था, लॉस बाय थेफ्ट था, इन सब चीज़ों को आपका। तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया कि इस कंसाइनमेंट के अंदर में अगर लॉस आपका नॉर्मल होता है तो नॉर्मल लॉस का इस कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो होता है बच्चे वो इन्हीं गुड्स में से हुआ होगा और नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? कंसाइनमेंट में ही दिखाते हैं। लेकिन अगर वो लॉस एबनॉर्मल होता है, अगर वो लॉस एबनॉर्मल होता है तो मेरे बच्चे एबनॉर्मल लॉस को हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते। कोई बताए जल्दी से कि एबनॉर्मल लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं? सर एबनॉर्मल लॉस को हम दिखाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। हम लोग एबनॉर्मल लॉस को मेरे बच्चे हर एक पूरे अकाउंटेंसी में हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो एबनॉर्मल लॉस जो इसमें से हो गया, इन्हीं गुड्स में से हुआ होगा ना, वो एबनॉर्मल लॉस हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो आप उसको इस साइड लिखते हो माइनस करने के लिए, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, आपका एबनॉर्मल लॉस। और उस एबनॉर्मल लॉस को मेरे बच्चे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, टू एबनॉर्मल लॉस। यानी कि एग्जाम में अगर मान लो पूछ दे कि जरा बताओ कि कंसाइनमेंट चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत आपका? नहीं सर। सर एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो आप बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस क्योंकि कंसाइनमेंट में पहले से दिख रहा है, इन्हीं गुड्स में से वो गुड्स लॉस हो गया है, बट क्योंकि वो कंसाइनमेंट में नहीं होना चाहिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी? यहाँ से उसको माइनस कर देंगे। इस साइड से कुछ भी माइनस करने के लिए हमको अपोजिट साइड लिखना होता है, तो हम बोल देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। और ये एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे? कंसाइनमेंट के डेबिट में दिखा देंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, क्योंकि वो यहाँ दिखाया जाता है। यहाँ पे हमने कई सारी बातें और पढ़ी हुई है एबनॉर्मल लॉस के बारे में। अगर आपको याद दिलाऊं कि जैसे मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस आपका हुआ, तो मेरे बच्चे याद कीजिए हमने कहा था कि आप यहाँ पे क्या करो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खोल लेना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और उस एबनॉर्मल लॉस में क्या करेंगे जी? यहाँ लिखा मान लो 20,000 का अमाउंट आपका, 20,000, तो एबनॉर्मल लॉस में हो जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 20,000। और ये 20,000 हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मतलब जो अगर एग्जाम में बोल दे कि आप एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाइए, तो जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा हम उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट लॉस में। वही प्रॉफिट लॉस में कहते हैं टू एबनॉर्मल लॉस आपका।
पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में कहे कि भैया 20,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ और इसमें 18,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है, मतलब जो लॉस हुआ उसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको 18,000 दे देंगे, दिया नहीं है। तो मेरे बच्चे उस केस में हमने कहा था कि 20,000 में जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी कहती है दे देगी, आप कह देना बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, है ना। कितना, मान लो कहता है कि 18,000, जो भी होगा वो क्वेश्चन आपको बताएगा। और फिर जो बाकी का जो 2,000 का अमाउंट होगा वही कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में क्या करेंगे, फिर 2,000 का अमाउंट दिखाएंगे। मतलब इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम अगर आपको दे रही है तो वो तो हमें लॉस फिर नहीं हुआ, तो आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में उतने को हटा के बाकी को लॉस दिखाना, वही प्रॉफिट लॉस में दिखाना। यहाँ पे तो हमेशा हम कौन सी वैल्यू को दिखाएंगे, टोटल आपका एबनॉर्मल लॉस को, चाहे क्लेम मिला चाहे नहीं मिला, है ना, क्योंकि हमें यहाँ से एबनॉर्मल लॉस को हटाना है। एक पॉसिबिलिटी और हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि हो सकता है कि क्वेश्चन कह दे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी कब लिखेंगे, जब वो कहता है कि एडमिटेड है, लेकिन कहता है कि नहीं जी वो पैसा रिसीव हो गया। तो मेरे बच्चे उस केस में हम बाय इंश्योरेंस कंपनी की जगह पे डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट, अगर पैसा रिसीव कर चुके हैं तो। यानी कि 20,000 का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसमें से 18,000 का अमाउंट हमें मिल गया, 2,000 का लॉस हो गया, जो लॉस हो गया आपके प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। यही हमने पढ़ा है ना। अरे बोलो ना, हाँ आपसे बात करो, आपने सब पढ़ा हुआ है, आप महारथी है, मैराथन के अंदर में है, हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। हाँ कुछ बच्चे डाउट सेशन के टाइम पे कहते हैं कि सर हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कहीं कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और कहीं कहीं पे क्या करता है कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खोले बगैर ये एंट्री यहीं पे दिखा देता है। मतलब वही है, अगर आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन नहीं करते मेरे बच्चे तो 20,000 आप बोलेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अगर मान लो कि क्वेश्चन कहता है कि नहीं जी 20 में 18,000 का इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड है, अगर कह दे तो फिर हम लिखेंगे तो 20, बट कैसे लिखेंगे अब मैं बताता हूं। तो इसके जगह पे हम कहते हैं बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना 18,000, और जो बाकी का 2,000 का अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब ये अकाउंट अगर नहीं खुलता तो ये एंट्री जो था ना आपका, ये एंट्री वो यहीं पे चला जाएगा और अल्टीमेटली 2,000 का लॉस ही प्रॉफिट लॉस में जाएगा। एग्जाम में आ जाए कि 20,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, 18,000 का क्लेम एडमिटेड है या फिर पैसा मिल गया, बताओ अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप 2,000, मतलब नेट अमाउंट आप बोलेंगे। अगर ये पैसा कहता है कि एडमिटेड नहीं है, मिल चुका है, तो बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट, लेकिन ट्रीटमेंट आपका इसी तरीके से होगा। ऐसा ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि इस अकाउंट को हम ओपन नहीं करना चाहते। और मेरे बच्चे ऐसा ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट हम ओपन करना चाहते हैं। इन एनी सर्कमस्टांसेस यू विल गेट द सेम आंसर आपका, ठीक है ना। उसके बाद मेरे बच्चे हमने आपको बताया हुआ है कि अब आप इसको क्लोज करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस करना, इसको माइनस करना, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आए तो ये आपका प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट होता है। प्रॉफिट यहाँ पे आए तो लॉस बोलेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्योंकि मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, जहाँ कुछ से भी कुछ कमाते हो ना, आपका अपना बिजनेस है जो ये कंसाइनर अपने यहाँ पे कर रहा है, उसका प्रॉफिट जीपी आएगा। कोई ब्रांच इसने खोला जी, वहाँ से कुछ कमाया, उसका भी प्रॉफिट आएगा। कुछ जॉइंट वेंचर चला रहा, वहाँ से कुछ प्रॉफिट आया, वो भी यहाँ पे आएगा। कुछ आपका कंसाइनमेंट चला रहा, वहाँ से कुछ प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को क्या करता है, उसको हम यहाँ इकट्ठा करते हैं और फिर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं या फिर एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं उनको माइनस करते हैं और फिर निकालते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। तो एग्जाम में आ जाए कि बताओ कंसाइनमेंट में जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? ये सर, तो ये बातें आपके ध्यान में होना चाहिए, ये बातें आपके दिमाग में होना चाहिए जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका इनवॉइस प्राइस का, एक कॉन्सेप्ट आता है इनवॉइस प्राइस का। हमने आपको बताया हुआ है इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है जी, कि गुड्स की कॉस्ट अगर मान लो आपका 100 है, 100 रुपये का, तो कंसाइनर कभी भी नहीं चाहता कि कंसाइनी को गुड्स की हम एक्चुअल कॉस्ट बताएं। वो नहीं चाहता, वो चाहता कि यार एक्चुअल कॉस्ट बता दूंगा तो कहीं वो बदमाशी करे कि कहीं अगर मान लो कि सेल ज़्यादा पे कर रहा है और वो क्या करे जी कि कम आपको बता दे, तो ये दिक्कत होगा। इसलिए कंसाइनर जब भी गुड्स कंसाइनी को भेजता है तो उसमें कुछ लोड ऐड कर देता है, लोड यानी कि प्रॉफिट मार्जिन। तो मान लो यहाँ पे कहता है कि जो लोड यानी कि प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 20, वो क्या बन जाएगा आपका IP 120 का अमाउंट, आपका 120 रुपये।
जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका गुड्स को भेजने की बात करेगा एट आईपी, तो मेरे बच्चे उस केस में क्या होता है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री कितने से हो जाएगी, 120 से, मतलब आईपी पे। आप कसम खा लो कि जिस प्राइस पे गुड्स को भेजा गया होगा हम कंसाइनमेंट अकाउंट को उसी प्राइस पे बनाएंगे। तो अगर भेजना आईपी पे हुआ तो हम आईपी पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हैं एंड प्रॉफिट निकालने के लिए सारे इंफॉर्मेशन कॉस्ट प्राइस पे होने चाहिए एक्सेप्ट आपका सेल्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट कितना छिपा हुआ है 20, हम उसको रिवर्स कर देंगे। और रिवर्स करने के लिए सेम एंट्री को हम रिवर्स करते हैं, बोलते हैं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का, 20 रुपीज का अमाउंट, ताकि 120 माइनस 20 अल्टीमेटली कितना रह जाए, 100 रुपीज का अमाउंट। ठीक है ना। हमने ये भी आपको बताया कि जब भी गुड्स का भेजना आईपी पे होगा तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक ये भी क्या होगा जी, आईपी पे निकलेगा। और आपको आईपी पे निकलने के बाद इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन यानी कि 20 रुपीज छिपा हुआ है उसको भी क्या करेंगे, हम इस साइड लिखते हैं और कहते हैं उसको स्टॉक रिजर्व, 20 रुपीज आपका स्टॉक रिजर्व कहते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं, कई स्टॉक प्रोविजन कहते हैं, कई सारे नाम हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखा देंगे ताकि क्लोजिंग स्टॉक भी आपका कॉस्ट पे आ जाए। हम लोगों ने क्लास में ये भी क्वेश्चन किया है कि कहीं अगर कंसाइनमेंट का ओपनिंग स्टॉक हो जाए तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे है तो अच्छी बात है, अगर वो आईपी पे होगा तो उसका भी लोड इस साइड रिवर्स करेंगे और क्या लिखेंगे जी, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व हो जाए, अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाए, ब्रांच स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक प्रोविजन हो जाए, कोई भी नाम बोले मीनिंग सेम होता है। तो इस तरीके से हमने बातें सीखी हुई है ना बच्चे, बोलो ना, ये सीखा हमने ना। ये सर, क्या गुड्स का बेचना हमेशा आईपी पर ही होगा? नहीं सर, ये तो वो मिनिमम सेलिंग प्राइस है जिसपे कि कंसाइनी को बेचना है, लेकिन जो एक्चुअल सेल्स है वो कोई भी प्राइस पे हो सकता है, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि जो एक्चुअल सेल्स है वो इस 120 से कम ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन फिर बताएगा। और ये जो सेल्स की एंट्री है ना, ये तो आपका हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है। क्या हम इसका भी लोड रिवर्स करते हैं? नहीं बदमाश, इसका क्यों लोड रिवर्स करोगे, ये तो सेल्स आपका हमेशा सेलिंग प्राइस पर ही रहेगा, और सेलिंग प्राइस पे होगा तभी तो खर्चे माइनस करके हम प्रॉफिट निकालेंगे कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया है। यही बातें होती है ना। ये सर, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मैं यही बात आपको बताना चाहता था कि ऐसे चीज़ें होती हैं। और ये आपका, मैं आपको एक छोटा सा रूप दिया और यहाँ पे अब आता हूँ इन्हीं पॉइंट्स का प्रॉपर तरीके से एक बार रिवीजन करने के लिए। ये देखिए, इसमें जो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया मेरे बच्चे, कंसाइनमेंट अकाउंट, इस कंसाइनमेंट अकाउंट में पहले तो ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि ये आपका स्टॉक, इसको कैसे वैल्यू करते हैं, ये स्टॉक आखिर कैसे वैल्यू होता है, यही हमारा पहला पॉइंट है, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जल्दी से मुझे बताइए कि ये क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू कैसे क्या करते थे, जरा मुझे बताओ कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको वैल्यू कैसे क्या करते थे। मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो जी, जब भी क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करोगे, यानी कि वैल्यूएशन होगा, जब वैल्यू निकाला जाएगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने आपको बोला था कि आप एक काम करना, एक तो आप लेंगे परचेज प्राइस, एक आप लेंगे यहाँ पे परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोलो हाँ, यही हमने बोला था ना कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, एक तो आप उसका परचेज प्राइस लेना, और परचेज प्राइस के बाद जो रास्ते के खर्चे होते हैं ना, कंसाइनर ने जो गुड्स कंसाइनी को भेजा, तो कंसाइनर ने जो कंसाइनी के पास गुड्स भेजा, इसके बीच में जो खर्चे होते हैं मेरे बच्चे, उनको हमने क्या नाम दिया था बताइए जरा आप यहाँ पे। अरे बोलो, कौन सा नाम दिया था? नॉन सेलिंग एक्सपेंस या फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, बोला था ना। मैंने कहा था बड़ा जोर देके कि यहाँ पे नॉन सेलिंग या नॉन रिकरिंग का मतलब सिर्फ एक ही समझेंगे कि भैया रास्ते के खर्चे, यानी कि कंसाइनर से जो गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा, ये रास्ते में जितने सारे खर्चे होंगे, उन खर्चों को हम क्या करेंगे, इसमें प्रोपोर्शनेटली ऐड कर देंगे। यानी कि आप ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय, चाहे वो कंसाइनर हो चाहे वो कंसाइनी हो, कंसाइनर और चाहे वो कंसाइनी, है ना। प्रोपोर्शनेट
प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या जी, क्योंकि कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए होंगे या कंसाइनर ने जो भी रास्ते में खर्च किए होंगे वो खर्च सारे कंसाइनमेंट पे किया होगा, सारे कंसाइनमेंट पे जितने कंसाइनमेंट भेजे गए हैं। लेकिन हमें सिर्फ निकालना है कि उसमें से जो स्टॉक अभी बचा हुआ है उस पर कितना खर्च किया। तो हम कहते हैं कि भैया कि जो प्रोपोर्शनेटली नॉन रिकरिंग खर्चे होते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर देना। प्रोपोर्शनेट मतलब उस पर जो खर्च किया गया। मान लो कंसाइनर ने यहाँ से गुड्स भेजते समय 20,000 रुपीज़ खर्च किया, मान लो 20,000 रुपये, एंड 20,000 खर्च करके उसने 1,000 यूनिट्स को भेजा था कंसाइनी के पास। तो मेरे बच्चे 20,000 जो है ना वो 1,000 यूनिट्स का खर्च है। अभी कंसाइनी के पास मान लो 50 यूनिट्स बचे हुए हैं, तो प्रोपोर्शनेटली हमें क्या करना है, सिर्फ 50 पे निकालना है कि उसने कितना खर्च किया। उसी तरीके से कंसाइनी के पास जब गुड्स पहुंचता है जी, तो अपने गोडाउन तक पहुंचाने तक में जो खर्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। यहाँ पे अनलोडिंग चार्ज हुआ, लोडिंग चार्ज हुआ, ऑक्ट्रे पे किया, कुछ पेपर वर्क पे किया, क्लियरिंग चार्ज पे किया, है ना, फ्रेट टू गोडाउन मतलब उसके गोडाउन तक पहुंचाने तक के जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपका नॉन रिकरिंग। तो मान लो कंसाइनी ने यहाँ पे क्या किया, 5,000 रुपीज़ खर्च किया है। उसने भी कितने यूनिट्स पे खर्च किया होगा, 1,000 पे। सर ये 1,000 कहाँ से आया? बदमाश एज्यूम किया है कि मान लो कंसाइनर ने कंसाइनी को 1,000 यूनिट्स भेजा है, तो ये खर्च मेरे बच्चे 1,000 पे आपका हुआ था। तो उस केस में 50 पे कितना होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर आपका क्या होगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। सिंपल सी बात है कि जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि भैया अगर हम किसी भी एसेट्स की कॉस्ट निकालते हैं तो आपको परचेज प्राइस प्लस जहाँ पे गुड्स को यूज करना है, जहाँ पे गुड्स को पहुँचाना है, वहाँ तक के रास्ते के सारे खर्चे हम ऐड करते हैं। वही काम आप यहाँ पे करेंगे और उसको आप लेकर आएंगे, है ना। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, गुड्स का आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा, कॉस्ट आपका निकल के आ जाएगा। यही आपको क्लोजिंग स्टॉक के रूप में आपको रिकॉर्ड करना कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्रेडिट में। अगर गुड्स का भेजना आईपी पे होगा तो हमने क्या किया था जी कि आप नॉर्मल पहले कॉस्ट निकाल लो, उसके बाद अलग से क्या करना, आप लोड ऐड कर देना। मान लो इस पे लोड आपका 50 रुपीज़ है ना, या जो भी आपका होगा, तो ये आपका टोटल आईपी हो जाएगा। ये टोटल जो आपका आईपी है वो कहाँ चला जाएगा, आपका यहाँ पे, और जितना लोड आपने ऐड किया उसको रिवर्स करना होगा। सर ये लोड क्यों रिवर्स करना होगा, क्योंकि आपने आईपी पे दिखाया है। सर फिर तो अच्छा होगा कि हम कॉस्ट पे ही दिखा दें, मत दिखाना, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, क्योंकि रूल होता है कि गुड्स का भेजना अगर आईपी पे हुआ है तो पहले सारे इन्फॉर्मेशन आप आईपी पे दिखाओ, फिर लोड को रिवर्स करो। ये तो पढ़ा हमने बच्चे, तो हमने क्या करना, वही काम यहाँ पे करते रहना आपका, ठीक है ना। मैंने इसी बात को, ये जो बात मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि इसको एक महामंत्र मैंने आपको दिया था, और वो महामंत्र हमने क्या बोला था जी कि ये रहेगा आपका महामंत्र। हमने इसी को एक आपका इसमें दिया था। मैंने जो एक यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरा चैनल है, सॉरी जो क्लास है कंसाइनमेंट का, उस पर महामंत्र की कुछ बातें मैंने समझाई हुई है। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इस चैप्टर के लिए, मेरे बच्चे एक बार उस वीडियो को देख लेना, ज़्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये मैराथन क्लास है, मैं रिवीजन करा रहा हूँ बस। ये हमारा यूनिट्स है और ये हमारा अमाउंट है। बताइए इस महामंत्र को रिकॉर्ड, मतलब महामंत्र को आपको बनाते समय मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था। सर आपने कहा था कि जो कंसाइनर से कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचेगा और इसके अंदर में जितने भी एक्सपेंसेज होंगे, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, उनको आप सीक्वेंस वाइज आप यहाँ पे लिखना। हमने सीक्वेंस कैसे बताया था, पहले कहा था लिखना यहाँ पे परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजा गया उसका परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट कितना। मान लो 2,000 यूनिट्स भेजा गया और वो आपके 50,000 के हैं, तो हम यहाँ पे 2,000 और 50,000 लिखेंगे। यहाँ पे उनकी यूनिट्स हैं, यहाँ पे आपके अमाउंट है। फिर क्या होगा जी, फिर इसमें हम ऐड करते थे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनर, क्योंकि पहले खर्च कौन करेगा, कंसाइनर करेगा, है ना। तो इससे इस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मान लो 10,000 इस पे और खर्च हो गया तो ठीक है, मतलब 50,000 का गुड्स हमने कंसाइनी को भेजा था और भेजने में 10,000 और कॉस्ट हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर क्या होगा मेरे बच्चे, तो मैंने कहा था कि अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय आपका कंसाइनी होगा, कंसाइनी आपका होगा। तो कंसाइनी ने मान लो आपका 4,000 रुपीज़ खर्च कर दिया, इससे यूनिट्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब मेरे बच्चे कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने तक
टोटल खर्च कितना हो चुका है? 64,000। ये कितने यूनिट्स का हो चुका है? 2000 का। तो अगर मान लो आपको वैल्यू निकालना है ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने क्या बोला था जी, ये 64,000 का जो अमाउंट है ये 2000 यूनिट्स का कॉस्ट है। अगर मान लो हमारे पास 100 यूनिट्स ही बचे हुए एज क्लोजिंग स्टॉक, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो उसका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और यही कॉस्ट को हम क्या करेंगे जी, आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में आप यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। यही तो पढ़ाया, बोलो ना। हाँ, अरे यही हमने पढ़ाया ना। यस सर। और हाँ, अगर आईपी पे होगा, अगर आईपी पे, तो ये काम करने के बाद अलग से उसका लोड ऐड कर देना कि 100 पे लोड कितना है, और लोड को यहाँ पे ऐड करके फिर दूसरे साइड हम रिवर्स कर देंगे। ये महामंत्र मुझे बताओ, मैंने आपको क्यों बताया था ये महामंत्र? मैंने, क्योंकि जब काम इस तरीके से हो सकता है तो मैंने महामंत्र आपको क्यों दिया था सर? इसलिए दिया था आपने महामंत्र कि कभी कभी क्या, हमेशा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ गुड्स लॉस्ट हो गए, वो लॉस कहाँ हुए जी? कभी कहेगा कि रास्ते में ही हो गया, ट्रांजिट में, कभी कहेगा कि कंसाइनी के गोडाउन में आपका हो गया। तो मेरे बच्चे, अगर लॉस आपका हुआ है कंसाइनी के गोडाउन में चाहे रास्ते में, हमें उसकी भी वैल्यू को निकालना है। अब वो वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, वो वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो उसी को सिंपल तरीके से बताने के लिए मैंने महामंत्र का आपको हेल्प दिया था। याद है ना आपको कि इसमें क्या फ़ायदा निकल के आता है? मैं आता हूँ, एक बार उसका भी रिवीजन ठीक से कराऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि यही चीज़ तो कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक का परचेज प्राइस लिया, प्रोपोर्शनेट खर्चे कंसाइनर के, कंसाइनी के। यहाँ पे हमने पहले टोटल जो गुड्स है ना उसकी सारी कॉस्ट ऐड कर दी, और फिर इसका प्रोपोर्शनेटली हमने निकाल दिया। मीनिंग सेम आपका होगा। मेरे प्यारे बच्चों, भोले भोले बच्चों, एक बार यहाँ पे अब आइए। कंप्यूटेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिवीजन में, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी मैंने आपको बता दिया। परचेज प्राइस लेंगे, रास्ते के खर्चे जो होंगे, नॉन रेकरिंग, आपका एग्जाम में नॉन रेकरिंग कह सकता है, नॉन सेलिंग कह सकता है। सिंपली आपका मतलब क्या होगा जी, कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचाने तक के रास्ते के खर्चे हम उसको प्रोपोर्शनेटली ऐड कर देते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया। मैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन की बात थोड़ा सा अभी वेट कीजिए, पहले 4th पॉइंट पे आ जाओ। कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ये एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा और क्लेम क्या होगा वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी दिखाया था कि अगर एबनॉर्मल लॉस होगा और क्लेम की बात करेगा तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ये मैंने बता दिया। लेकिन मेरे बच्चे, बात ट्रीटमेंट के साथ साथ मैंने एक और पॉइंट लिखा है, उसका कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू, मतलब इसकी एबनॉर्मल लॉस की हम वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो मैंने सिंपल शब्दों में क्लास में आपको समझाया है, या फिर आपने पढ़ा होगा अपने प्यारे प्यारे सर से या सेल्फ स्टडी से, कि एबनॉर्मल लॉस भी उसी तरीके से निकालते हैं जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। अगर हमें एबनॉर्मल लॉस को निकालना मेरे बच्चे, तो एबनॉर्मल लॉस भी हम उसी तरीके से निकालते हैं जैसे कि हम क्लोजिंग स्टॉक को निकालते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मान लो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के जगह पे अगर कहता है कि एबनॉर्मल लॉस कुछ हुआ है, एबनॉर्मल लॉस, और वो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को निकालिए, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को निकालने का भी सेम तरीका हमारा होता है। हम लोग क्या करते हैं जी, परचेज प्राइस लेते हैं, किसका? एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का। और फिर मेरे बच्चे उसमें प्रोपोर्शनेट जो नॉन रेकरिंग खर्चे होते हैं कंसाइनर कंसाइनी के ऐड करते हैं और हम उसको निकालते हैं। हाँ, एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो आप जब अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में आप दिखाएंगे, एबनॉर्मल लॉस जो आप कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट प्राइस पर दिखाना ही ठीक होता है। इवन तो गुड्स का भेजना आईपी पे हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कहीं कहीं पे एबनॉर्मल लॉस को वो कॉस्ट पे दिखाता है, कहीं कहीं पे आईपी पे दिखाता है। आईपी पे जब भी दिखाएगा तो फिर बाद में लोड रिवर्स कर देगा, वो भी ठीक है। बट एथिकली अगर देखा जाए ना, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का हमें वही अमाउंट दिखाना चाहिए जिस पे हम इंश्योरेंस क्लेम मांगते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं भैया उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, उसको कॉस्ट पे ही आपको दिखाना होगा। तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस को आप कॉस्ट पे ही दिखाना, चाहे गुड्स का भेजना कॉस्ट पे हो चाहे आईपी पे हो, है ना। अगर आप आईपी पे दिखा देते हो और लोड रिवर्स करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर होता है कि आप इसको कॉस्ट पे ही दिखाए। दुनिया का कोई भी टीचर आधा नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि वो जेन्युइन है। आपका इंस्टीट्यूट भी मैक्सिमम इसी को फॉलो करता है।
ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, क्लोजिंग स्टॉक तो अगर गुड्स का भेजना कॉस्ट पे हुआ तो कॉस्ट पे दिखाएंगे, आईपी तो आईपी पे दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक भी गुड्स का भेजना कॉस्ट पे तो कॉस्ट पे, आईपी तो आईपी पे दिखाएंगे। लेकिन एबनॉर्मल उसको हमेशा हम क्या करेंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे, और कॉस्ट से ही आपके क्लेम की बात करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये तो आपका हो गया, ट्रीटमेंट तो हो गया जी, ऐसे करते हैं। इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया कि इसका वैल्यूएशन बिल्कुल आपका वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को निकालते हैं। एबनॉर्मल लॉस का हम परचेज प्राइस लेंगे, हम प्रोपोर्शनेटली नॉन रिकरिंग खर्चे कंसाइनर कंसाइनी के ऐड करेंगे और ये कह देंगे यही आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है, और उसी से हम कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप कहते हो कि मुझे ये महामंत्र से निकालना, तो भी ठीक है। अगर महामंत्र से निकालना है तो हम क्या करेंगे जी, हमें यह देखना होता है कि एबनॉर्मल लॉस आखिर हुआ कहां पे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा एंड में ही निकाला जाएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो हमेशा इन सबके बाद एंड में ही निकाला जाएगा। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, ये आपका ट्रांजिट में भी हो सकता है, ये आपका ट्रांजिट में भी हो सकता है, ट्रांजिट में, और ये कंसाइनी के गोडाउन में भी हो सकता है, कंसाइनेज गोडाउन, है ना। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आते हैं। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है। एक बात तो मैं आपको गारंटी दे दूं कि जितनी बातें हमने क्लास में पढ़ा है मेरे बच्चे, उसके सिवाय कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर कुछ बन गया ना तो आप मुझे बोलना कि सर आपने गलत कहा था, और बिलीव कीजिए फिर मैं आपके पास आकर और आपसे माफ़ी मांगूंगा, कंफर्म्ड। सर माफ़ी मांगने से क्या होगा? अरे होगा। अरे मैं जानता हूं ना, ये शब्द बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूं कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको रेगुलर क्लास में कराए हैं वो कोई भी बच्चा उतना पढ़ के नहीं जाता। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव क्लियर देयर, सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है, सब कुछ मतलब जितना एग्जामिनर सोच सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे ना तो आप मुझ पर गुस्सा करोगे, सच्ची में गुस्सा करोगे, इसलिए कि सर आपने इतने हाई लेवल का क्यों पढ़ा दिया। एग्जाम में तो इतने सिंपल क्वेश्चन आ गए। मेरे बच्चे आपको सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उस लेवल की स्टडी की है। अगर मैं वही लेवल पढ़ाता ना तो फिर आपको परेशानी होती जैसे बाकी बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए आपको सब कुछ ठीक से पढ़ना है। बहुत मस्त तरीके से आपकी क्लासेज मैंने भेजी हुई हैं। अच्छा, मैं बोल रहा था कि ये जो एबनॉर्मल लॉस है या तो कंसाइनी के गोडाउन में होगा या फिर ट्रांजिट में होगा। पहले आइए, अगर कंसाइनी के गोडाउन में होता है तो हम क्या करेंगे। कंसाइनी के गोडाउन में होने का मतलब क्या है जी, ये हमारा कंसाइनर है पी, इसने क्या किया, गुड्स जो है गुड्स उसने भेज दिया किसके पास, एजेंट यानी कि कंसाइनी के पास। तो मेरे बच्चे गुड्स के खर्चे आप कर चुके हो। यहाँ पे गुड्स को भेजते समय जो रास्ते के खर्चे कंसाइनर ने पे किया, आपका फ्रेट पे किया, लोडिंग अनलोडिंग पे किया, कुछ भी आपका इंश्योरेंस करा दिया रास्ते का, ये सारे खर्चे कंसाइनर कर चुका है, यानी कि इनकर्ड कर चुका है आपका, इनकर्ड। फिर गुड्स यहाँ पहुँच चुका है और कंसाइनी यहाँ से अपने गोडाउन में ले जाने में वो भी यहाँ पे खर्च कर चुका है। और फिर क्या होता है जी, यहाँ पे आपका लॉस हो गया। कौन से लॉस की बात कर रहे हैं? एबनॉर्मल आपका। तो मेरे बच्चे, मैंने महामंत्र में आपको बताया था कि अलग अलग कंप्यूटेशन करने के बजाय आप इस तरीके को फॉलो करना। क्या करेंगे कि एक तो हमने क्या किया, गुड्स भेज दिया गया, मतलब ये खर्च रिकॉर्ड हो जाएगा। कंसाइनर ने खर्च कर दिया तो कंसाइनर के खर्चे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कंसाइनी भी नॉन रेकरिंग खर्चे कर चुका है तो कंसाइनी के भी नॉन रेकरिंग खर्चे ऐड कर देंगे। और फिर टोटल करने के बाद कहता है कि अब यहाँ पे मान लो 200 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो मेरे बच्चे, हमने कहा था फिर अब यहाँ पे क्या करना, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू यहाँ पे निकालो, एबनॉर्मल लॉस की, है ना। और कैसे बोला था जी, आप कहना कि यार 64,000 अभी तक टोटल कॉस्ट लगा चुका हूँ, कितने यूनिट्स पे, तो 2000 पे। हमें कितने पर निकालना है, तो 200 पे, मल्टीप्लाइड बाय 200 आपका। अब क्या होगा, क्योंकि ये यूनिट्स लॉस्ट हो चुके हैं तो यूनिट्स में भी हम क्या करेंगे, 200 माइनस कर देंगे, है ना। और जो इसकी वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, जरा बताओ कितना निकल के आएगा जी। ये सभी डमी फिगर है, ऐसे ही जूम कर रहा हूँ। 64,000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 200, ये आपका 6400, हम उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। और अब कहेंगे कि भैया अब हमारे पास 1800 यूनिट्स का जो कॉस्ट रह गया वो कितना रह गया आपका। तो आप यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया 57,600, 57,600। यानी कि अब जो लॉस्ट हो गए उसके बाद कहना कि इतने यूनिट्स का
आपका इतना रह गया। तो अब जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे बच्चे, तो बताइए हम क्या बोलेंगे जी? हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय कि देखो जी अब हमारे पास इतना कॉस्ट है। अगर हम बोलेंगे कि अब हमारे पास 57, ओहो ये बदमाश, 57,600 हमारे पास कॉस्ट है, कितने यूनिट्स का? 1800 का। तो इससे आप डिवाइड करेंगे और जितने भी क्लोजिंग स्टॉक रहे होंगे आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप अलग अलग इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे और एबनॉर्मल निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और एक ही बार में कर देंगे तब भी वही आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे मेरे बच्चे टाइम बर्बाद होगा, बार बार उन्हीं चीज़ों को ऐड करना होगा, फिर निकालना होगा एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे एक ही बार सबको ऐड करना होगा और या फटाफट एक ही बार में दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। जरा बताओ, हमने बताया हुआ है दोनों से आंसर क्यों सेम आएगा? इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि यहाँ पे महामंत्र में जितने हम यूनिट्स को माइनस कर रहे हैं प्रोपोर्शनेटली उसका कॉस्ट भी तो माइनस कर रहे हैं, है ना? तो कंफर्म्ड है कि आप अलग अलग निकालिए चाहे आप इसके बेसिस पे निकालिए, यू विल गेट द सेम आंसर। बोलो ना, ठीक बोल रहा हूँ ना? ये सर कोई दिक्कत इसके अंदर में? नहीं सर, ये सब बातें तो हमने पढ़ी हुई है। ध्यान देने वाली बात तब हो जाती है ज्यादा जब क्वेश्चन में कह दे कि जो एबनॉर्मल लॉस है ना वो आपका ट्रांजिट में हुआ है। अगर कह दे कि भैया लॉस आपका ट्रांजिट में हुआ है तो वहां पे थोड़ी सावधानी बरतना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर ट्रांजिट में लॉस की बात करेगा तो फिर पहले मैं यहां बता दूं इसमें क्या चेंज होने वाला है। ट्रांजिट में अगर बोलेगा तो गुड्स, महामंत्र में पहले बताता हूं, गुड्स सेंट हो चुका है, ठीक है, कंसाइनर के खर्चे इनकर्ड हो चुके हैं, लेकिन अगर ये गुड्स रास्ते में ही लॉस्ट हो गया तो अभी कंसाइनर ने उस पर खर्च नहीं किया है। उस केस में बच्चे ये जो एबनॉर्मल लॉस आपने यहां निकाला था ना, जब लॉस कहां पे हुआ था? कंसाइनी के गोडाउन में। अब यहां निकालने के बजाय इस लॉस को हम यहां निकालेंगे, यानी कि हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस आपका इन ट्रांजिट उसकी वैल्यू मेरे बच्चे यहाँ निकाली जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे जी? बोलेंगे कि देखो जी अभी तक 2000 यूनिट्स का कॉस्ट कितना हो चुका है? 60,000। तो मेरे बच्चे 60,000 कॉस्ट हो चुका है। अगर आपका 2000 का तो मुझे बताइए कि आपका 200 का कितना? ये मतलब आप यहाँ पे 200 को माइनस करेंगे और फिर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 6000 का अमाउंट आपका, मतलब जो वैल्यू आपका 6400 हो रहा था जब लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हुआ था, वो वैल्यू मेरे बच्चे आपका सिर्फ 6000 का हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट में जब लॉस होगा तो कंसाइनी के जो खर्चे उसमें ऐड होंगे नहीं। और फिर बाकी बातें तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी? तो 2000 माइनस 2 यहाँ पे 1800 हो गया, 1800, और आपका खर्च कितना हो चुका? 60 प्लस 6, 66 माइनस 4 आपका 62,000। अब ये यहाँ पे रहा नहीं क्योंकि हम इस लॉस को वहीं निकाल चुके हैं। फिर आपने क्या करना है कि कंसाइनी, सॉरी कहाँ गया, ओह माफ़ कीजिए, ये आपका यहाँ रह गया, ऐसे यहाँ रह गया, 1800 यूनिट्स आपका बच गया। और खर्च अब कितने टोटल हो चुके हैं? तो इसको हमने हटा दिया, 60 माइनस 6 है ना, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को हटा दिया, तो ये 54,000। 54 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया? 58,000। माफ़ कीजिए मैंने गलत वहाँ ले लिया आपका कैलकुलेशन। ये जो आपका 1800 हुआ अब बच गया आपका, उसकी वैल्यू कितना हो गया आपका? 58,000। और फिर आप क्या करेंगे? जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे? इसके बेसिस पे निकालेंगे, यानी कि अब हम कहेंगे कि भैया हमारा जो ये 57,600 नहीं, ये कितना हो गया जी? 58,000। तो 58,000 जो है वो आपका वैल्यू कितने का हो गया? 1800 का। तो फिर 100 का कितना? और इस तरीके से हम उसकी वैल्यू को निकाल देंगे। क्योंकि रिवीजन क्लास है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन आप लेके जाए। ये शॉर्टकट तरीका मैंने क्लास में आपको बताया था महामंत्र का नाम लेके, और मैंने आपको हिदायत दी थी कि एग्जाम में महामंत्र मत लिख देना, ये टेबल बनाना, ऐसे कंप्यूटेशन करना, बट महामंत्र मत लिखना, अदरवाइज एग्जामिनर सोचेगा कि आप कोई झाड़ फूक की बात तो नहीं कर रहे, टोना भूत की तो बात नहीं कर रहे, वो काम नहीं करना। ये जब लॉस आपका यहाँ पे होगा बच्चे ट्रांजिट में, और मान लो मैं लंबे तरीके से आंसर निकालता हूँ, लंबे तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से। ये देखिए आप, अगर हम लंबे तरीके से इसी क्वेश्चन को ले लें, इसी क्वेश्चन को जो हमने किया था, ये जो आपका है, ये फिगर्स यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ है ना, ताकि आपको उसे लिंक कर पाए। ये लीजिए, और मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। ये अगर मान लो मैं लंबे तरीके से मतलब अलग अलग वैल्यू निकालूंगा और लॉस अगर ट्रांजिट में हुआ तो हम क्या करेंगे?
हम लोग पहले लेते हैं यहाँ पे कि भैया पहले मैं दिखाता हूँ आपको जी, लॉस हुआ है, लॉस अगर हुआ है इन ट्रांजिट आपका, एक तो इसकी वैल्यू निकालूंगा और फिर एक निकालूंगा वैल्यू ऑफ जो एंड में बच गया है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक। अब यही चीज मैं लंबे तरीके से बता रहा हूं। तो ट्रांजिट वाले केस में क्या करेंगे जी, इसका एक तो हम लेंगे आपका परचेज प्राइस ऑफ आपका ये 2000 का था ना, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया था, क्लोजिंग स्टॉक था 100 और आपका एब्नॉर्मल लॉस था 200, ठीक है। तो लंबे तरीके में क्या बोलेंगे, परचेज प्राइस ऑफ आपका बोला एब्नॉर्मल लॉस। तो हम क्या करेंगे, ये 200 यूनिट, क्योंकि हम डायरेक्टली अब लंबे तरीके से कर रहे हैं, ये वाला तरीका आपका, तो 200 यूनिट का जो भी आपका पर यूनिट प्राइस दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट, है ना, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय, एक तो कंसाइनर और मेरे बच्चे कंसाइनी के नॉन रिकरिंग खर्चे मत लेना, इसलिए मत लेना क्योंकि लॉस ट्रांजिट में हो चुका है। अगर लॉस ट्रांजिट में हो चुका है तो फिर कंसाइनर ने तो कोई खर्च किया है नहीं उसके ऊपर में आपका, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी कंसाइनर ने खर्च किया था, जैसे 10,000, ये बताइए जरा हमारे इस एग्जाम्पल में कितने यूनिट्स पे खर्च किया था आपने, 2000 पे, तो 2000 पे डिवाइड कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक का एब्नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना था, 200, तो अब 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा 1000, ये कुछ खर्च लेना नहीं और ये आपका एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू हो जाएगी इन ट्रांजिट में, है ना बच्चे। अगर लॉस कंसाइनी के गोडाउन में होता तो इसको भी हम प्रोपोर्शनेटली लेते हैं, लेकिन अगर वो गोडाउन में नहीं हुआ, रास्ते में हो गया, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलो हाँ, यस सर। और अगर इसी केस के अंदर में अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है लंबे तरीके से, तो हम लेते हैं परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितने हैं जी, 100 है, तो 100 इंटू जो भी परचेज प्राइस होगा वो ले लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग खर्चे इनकर्ड बाय आपका कंसाइनर और दूसरा आपका कंसाइनी। यहाँ मेरे बच्चे ध्यान देना, जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं आप मत करना। कंसाइनर ने कितने खर्च किए हैं, 10,000। मुझे बताओ 10,000 खर्च कंसाइनर ने कितने पे किया होगा, 2000 पे, तो हम इसको 2000 से डिवाइड करते हैं और जितने यूनिट्स पे आपको निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चे कंसाइनी ने जो खर्च किया, कंसाइनी ने खर्च कितना हमने माना था, एज्यूम फिगर है आपका, ये आपका 4000। ध्यान रखना, ये 4000 जो खर्च किया गया है ना, वो 2000 पे नहीं, इस पे खर्च नहीं किया गया है, क्योंकि 2000 में जो 200 यूनिट्स रास्ते में लॉस्ट हो गए, कंसाइनी के पास कितने पहुंचे, 1800, तो कंसाइनी जो भी खर्च करेगा वो आपने 1800 पे किया होगा। यानी कि प्रोपोर्शनेट निकालते समय फिर हम क्या करेंगे, इसको 1800 से डिवाइड करेंगे और जितने पे निकालना मल्टीप्लाई करके फिर ये काम करेंगे, है ना बच्चे। तो ध्यान रखना, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये तरीका लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। फटाफट महामंत्र पे अगर काम करते हैं तो इजिली क्वेश्चन कैन बी सॉल्व आपका, ठीक है ना। ये सब बातें को हम ध्यान रखेंगे। हमने आपको बहुत सारी बातें समझा दी, मैंने तो अभी सांस भी नहीं लिया, सांस भी सोचा कि मैं बाद में लूँगा, पहले मैं बच्चों को समझा दूँ। और देखो जरा हमने कितनी सारी बातें आपको मैंने बता दी। यहाँ पे देखिए आप, हमारे पॉइंट्स ऑफ रिवीजन में क्या क्या बातें हमारी हो चुकी है। सोचो, इसको समझाने के लिए मैंने टोटल आई थिंक 16-17 आवर्स की क्लास आपको भेजी है और 16-17 आवर्स की क्लास को 1 घंटे में रिवीजन करा रहा हूँ। ये भी बहुत बड़ी मेरी कला है मेरे बच्चे, और ये कला आपने ही दी है, आपके माइंड को पढ़ पढ़ के मैं ये काम करता हूँ। थैंक यू आपको। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने बता दिया, इनवॉइस प्राइस कॉन्सेप्ट बता दिया, कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो ट्रांजिट में हो चाहे वो कंसाइनी के गोडाउन में, वो बता दिया। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस हमने सीखा है। नॉर्मल लॉस के केस में क्या होगा जी, नॉर्मल लॉस के केस में एक तो ट्रीटमेंट का एग्जाम में आ जाए, नो ट्रीटमेंट। हम नॉर्मल लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते मेरे बच्चे, नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन नॉर्मल लॉस का अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, समझ में आया। लेकिन नॉर्मल लॉस का हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस का हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब हम उसका क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर नॉर्मल लॉस होता है मेरे बच्चे तो कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा वो टेबल जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हमारा यूनिट्स रहा,
यूनिट्स और ये हमारा अमाउंट रहा। पहले हम लिखते हैं जी कॉस्ट या परचेज प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मान लो आपने 5000 यूनिट्स भेजा है और आपने कॉस्ट रखा है जी उसका 1 लाख रुपये। फिर हम क्या करेंगे, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय किसका लेते हैं, कंसाइनर। कौन से खर्चे, नॉन रेकरिंग, रास्ते के होने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, परेशान करने के लिए कंसाइनी के गोडाउन का रेंट कहेगा कि कंसाइनर ने पे कर दिया। तो मेरे बच्चे कंसाइनी के गोडाउन का रेंट अगर कंसाइनर पे करेगा तो दैट विल नॉट बी द नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग को आपको ध्यान से हमेशा क्या देखना है, रास्ते के खर्चे होने चाहिए, बस, है ना। तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर मान लो कहता है कि 20,000, वो भी ले लेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं, मैंने ऐसे आपको क्लास में बहुत प्यारे तरीके से बताया हुआ है कि अगर एग्जाम में आ जाए एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनर और आपको वो नहीं बता रहा कि कौन सा एक्सपेंसेज, मतलब उनका नाम ना बताए, तो कंसाइनर के द्वारा इनकर्ड किया हुआ एक्सपेंस हमेशा क्या मानेंगे, नॉन रेकरिंग, अगर नाम डिटेल में नहीं बताता है तो। अगर कंसाइनी के खर्चे हुआ है, बोलता है कि एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी, और डिटेल नहीं बताता या नहीं बोलता कि उसमें रेकरिंग कितना, नॉन रेकरिंग कितना है, तो मेरे बच्चे याद कीजिए हमने क्या बोला था, एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी अगर ना बताए तो हमेशा क्या मानते हैं हम, रेकरिंग एक्सपेंस मानते हैं। रेकरिंग मतलब सेल से जुड़ा हुआ खर्चा आपका, यही हमने पढ़ा ना, इसी पे हमारा इंस्टीट्यूट का आपका पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। तो खैर मैंने आगे बढ़ता हूँ। जब नॉर्मल लॉस होगा तो क्या करेंगे वो बताएंगे। जो गुड्स भेजा गया जी उसको लिख देना, कंसाइनर ने खर्च किया वो लिख देना। अगर कोई कहता है कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय आपका कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने कोई आपका खर्च किया नॉन रेकरिंग तो उसको लिख देना आप यहाँ पे, मान लो 30,000, और इन खर्चों के करने से इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि यूनिट्स बढ़ गया घट गया, उतना ही रहा। अब कहना कि 5,000 जो आपके पास यूनिट्स हैं उनका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1,50,000 का अमाउंट आपका, 1,50,000 रुपये। फिर मेरे बच्चे अगर कहता है कि नॉर्मल लॉस हुआ तो आप यहाँ पे नॉर्मल लॉस को यहाँ पे आप लेंगे, और मान लो कहता है कि 200 यूनिट्स लॉस हो गया, तो मेरे बच्चे 200 यूनिट्स तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि लॉस हुआ तो यूनिट्स कम हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू आप यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू कोई भी माइनस नहीं की जाएगी क्योंकि नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू अलग से नहीं होती। हम कंसाइनमेंट में कुछ भी उसका नहीं करते। मैंने बताया हुआ क्लास में बहुत प्यारे तरीके से वो टेलर वाला एग्जाम्पल देकर कि नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट होता है ना वो गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब आप अब कहना कि कॉस्ट तो 1,50,000 ही है, कॉस्ट तो 150 है, लेकिन अब वो कॉस्ट कितने यूनिट्स का माना जाएगा, 4800 का। 1,50,000 तो कॉस्ट तो उतना ही है, लेकिन कितने का जी, 48 का। 5,000 ना कह के हम 48 का मानेंगे। और फिर मेरे बच्चे आपको अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो आप कहना कि ये 1,50,000 जो खर्च है वो आपका 5,000 नहीं, कितने का, 4800 का। तो आपके पास कहता है कि एंड में मान लो 500 क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो आप उसकी वैल्यू को निकाल देना। ये तो सिखाया है, ये महामंत्र कितना मस्त है कि सारी बातें अपने आप आपका होती चली जाती है। यही तो सिखाया बच्चे, बोलो ना। हाँ, तो एबनॉर्मल में क्या होता है जी कि यूनिट्स भी माइनस होता है, उसकी वैल्यू भी माइनस होता है। नॉर्मल लॉस में क्या होगा, यूनिट्स तो आप माइनस करेंगे, उसकी वैल्यू को आप माइनस नहीं करेंगे, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं इसलिए मेरे बच्चे इसी को एक लंबे तरीके से बता दूं। ये तो महामंत्र हो गया जो हमने कॉन्सेप्ट सीखते समय लॉन्ग वे में हमने क्या सिखाया था जी। आप कहना कि भैया अगर हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कि बताओ 500 की वैल्यू कितनी होगी, लंबे तरीके से, तो हम कहेंगे भैया क्या बोलते हैं जी, परचेज प्राइस या कॉस्ट, कुछ भी, परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये निकालते समय हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना कि 1 लाख रुपीस आपका टोटल परचेज प्राइस है, लेकिन मेरे बच्चों ये 5,000 का नहीं, हम कितने का मानेंगे, 4800 का। सबके लिए सारे खर्चे हम 5,000 के बजाय हम कितने का मानेंगे, 4800 का। तो ये 1 लाख कितने का है जी, 4800 का। तो बताओ जरा, अगर ऐसा है तो फिर आपका जो ये 500 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 500 का आप वो निकाल लेंगे, है ना। उसी तरीके से जो नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, कंसाइनर ने जो खर्च किए थे कितना,
20,000 उसने खर्च कितने यूनिट्स पे किए थे? ऐसे तो 5,000 को भेजने में किए थे, लेकिन नॉर्मल लॉस के बाद यूनिट्स कितना है? 48। तो हम मानेंगे कि 48 पे ही हुआ है। और फिर आप निकालना 500 पे कितना। जो कंसाइनी के खर्चे हैं वो कितना है? 30,000। ये 30,000 भी उसने खर्च कितने पे किया था? 5,000 पे, बट कितने पे माना जाएगा? 4800 पे। तो फिर आपका यहाँ पे 500 का कितना? मेरे बच्चे ये जो आपका टोटल आएगा और यहाँ जो आपका वैल्यू आएगा आपका सेम निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। तो ये कोई बड़ी बात हो रही है। जब भी नॉर्मल लॉस होगा तो हम ये मानेंगे कि जो हमारा कॉस्ट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पे इनकर्ड किया गया है जो नॉर्मल लॉस को माइनस करके आपका होगा। तो हमने बोला कि 5,000 में 200 नॉर्मल लॉस हो गया तो 48 पे सारे खर्च माने जाएंगे और आप अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। ये लंबा तरीका होता है, ये फटाफट यहाँ पे काम हो जाता है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपका मान लो कि नॉर्मल लॉस ट्रांजिट में हो जाए तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं। अगर ये लॉस ट्रांजिट में हो जाता है तो यहाँ करने के बजाय हम क्या करेंगे जी? यहाँ करेंगे, बट इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ यूनिट्स माइनस किया जा रहा है और वैल्यू तो आपका सेम ही रह रहा है। तो जहाँ भी बोलेगा हम उस टेबल में वहाँ पे दिखा देंगे, उसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अगर एक साथ हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? हमने आपको बताया हुआ है कि मान लो इसी क्वेश्चन में कहता है कि भैया नॉर्मल लॉस भी हुआ, नॉर्मल लॉस आपका हुआ, और इसी क्वेश्चन में कहता है कि आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ। ये दोनों ही लॉस कहता है कि कंसाइनी के गोडाउन में हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसा बोल दे तो ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताऊं। अगर कहता है कि कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है तो हम क्या करेंगे? पहले बच्चे ये लिख देंगे गुड सेंट। नॉन रिकरिंग खर्चे कंसाइनर का भी हो गया, कंसाइनी के भी हो गया। अब जब कंसाइनी के गोडाउन में नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों होगा तो हमेशा इस महामंत्र में हम पहले किसको माइनस करेंगे? आपका नॉर्मल लॉस को। पहले हमेशा एक पता नहीं पिछली बार एक क्वेश्चन आपके आईसीआई ने दिया था, उसमें पहले एबनॉर्मल लॉस क्यों निकाल दिया था, बट दैट वाज द मिस्टेक एक्चुअली। आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे थोड़े बड़े होने के बाद, वहाँ भी देखेंगे नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट होगा जी। इंश्योरेंस कंपनी भी जब क्लेम निकालती है तो नॉर्मल लॉस पहले माइनस करती है, बट एनीवे हम उसमें क्यों पढ़े, आपको यही करना है क्योंकि अब ऐसा ही रहेगा। तो पहले आपको नॉर्मल लॉस की वैल्यू को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कि ये आपका। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे जी? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को यहाँ पे माइनस करेंगे। तो मान लो कहता है कि आपका 300 हुआ तो मान लो यहाँ 300 और उसकी वैल्यू यहाँ निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे? कहते हैं कि ये जो 1,50,000 ये खर्चे कितने का? आपका 4800 का। तो फिर इस 300 का कितना आपका होगा और वो वैल्यू आपका यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद फिर जो वैल्यू बच जाएगा ये 4500 और जो वैल्यू बच जाएगा उसके बेसिस हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे कि इतनी वैल्यू 45 का है तो फिर आपका इतने का कितना वो निकल के आ जाएगा। तो महामंत्र एक्चुअली बहुत सिंपल हो जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए। कंसाइनमेंट को सिंपल करने में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे यूनिट्स होगा नहीं होगा क्या होगा, तो वो क्वेश्चंस को जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेंगे। एक खास हिदायत मैं अपने सारे बच्चों को दे रहा हूँ, चाहे आपने मुझसे पढ़ा है बच्चे रेगुलर क्लास में, चाहे आपने किसी और फैकल्टी से पढ़ा हुआ है, चाहे आपने सेल्फ स्टडी किया हुआ है। मैराथन को पढ़ने के बाद आपने जो क्लास में नोट्स बनाए हैं ना, और जो जितने सारे क्वेश्चंस आपने क्लास में किए हैं बस उनको पलटते चले जाना है। नोट्स को पढ़ते चले जाना कि सर ने क्या नोट्स लिखा है, और सारे क्वेश्चन आपको पलटने हैं। बिलीव कीजिए एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। द बेस्ट वे टू मेक द रिवीजन। अगर कोई बच्चा सिर्फ मैराथन को देख के सोचता है कि मेरा रिवीजन हो गया तो बहुत बड़े रिस्क में आप हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा मैराथन या कोई रिवीजन क्लास नहीं हो सकता कि 15-16 घंटे की चीज़ें आपको आधे एक घंटे में कोई समझा दे। इसलिए मेरे बच्चे आपने जो क्लास में रेगुलर क्लास में जो नोट्स बनाए हैं, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, अब उसको देखना है। हाँ, ये पक्का है कि इसको देखने के बाद अब फटाफट आप पेज पलट पाएंगे। अच्छा ये भी मुझे आता, मुझे ये भी आता, मुझे ये भी आता है, ये पॉइंट जी थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, तो आप सोल्यूशन में देख लो क्या है। अगर वहाँ दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो आप, लेकिन आपको ऐसे रिविजन करना है, ठीक है ना। तो आज हमने आपको क्या क्या ये भी कराया। एक बार देखते हैं कि अब हमारे पास टॉपिक क्या बचा है जी हमारे रिवीजन के अंदर में यहाँ पे। तो मैंने मेरे बच्चे आपको ये करा दिया, ये करा दिया, ये भी करा दिया, नॉर्मल लॉस के बारे में बता दिया आपका ना। यहाँ पे पहले कमीशन के बारे में बात कर लें। कमीशन के लिए मैंने ना यहाँ पे कुछ नोट्स भी आपको दिए हुए हैं। आप जानते हैं कि कमीशन यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं। एक आपका ऑर्डिनरी कमीशन, जिसको हम जनरल कमीशन भी कहते हैं,
इसको ऑर्डिनरी या फिर इसको हम जनरल कमीशन भी कहते हैं। तो जनरल कमीशन। एक होता है ओवर राइडिंग कमीशन कंसाइनी को एक्स्ट्रा परफॉर्म करने के लिए, और एक होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। आपका कंसाइनी बैड डेट्स के लॉस को बियर करे और क्रेडिट पे सेल करे। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, आपको क्रेडिट पे सेल करना, करो, बूस्ट द क्रेडिट सेल्स, है ना, क्रेडिट सेल्स को भी आप बूस्ट करें, और भैया बैड डेट्स अगर होगा तो फिर आप बियर करो, हमें उससे मतलब नहीं है। इसके लिए क्या होता है, वो डेल क्रेडिटर कमीशन देता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि जनरल कमीशन हो चाहे डेल क्रेडिटर हो, कुछ ना बताए तो हमेशा किस पे निकालेंगे, टोटल सेल्स के ऊपर में। हमेशा क्या होगा, टोटल सेल्स के ऊपर में। इसको हम जो निकालेंगे एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन। ओवरराइड करना, एक्स्ट्रा परफॉर्म करना, सेल बढ़ा दो ज़्यादा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा दो, उसके लिए हम कमीशन पे करते हैं। और इनके ऊपर में हमने खास कई सारे एमसीक्यू आपके लिए रेडी किए हैं, तो वो एमसीक्यू को पढ़ के ना आपके एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में भी जो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है आपका कमीशन के ऊपर में, वो सारे मैंने कवर किए हैं। उसको आप देखेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। तो ये कमीशन की बातें हुई, कमीशन तो आपका ठीक है। उसके बाद अब ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका Hey there, this is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh. I am preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू टीम सिंह। आइए आपका पहले हम करते हैं बच्चे यहाँ पे डिफरेंट केसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन केस ऑफ फॉल इन मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर होते हैं, और इंस्टीट्यूट ने ना आपके स्टडी मेट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने मतलब जो उसका थ्योरी ठीक से पढ़ो ना, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे। आपने स्टॉक वैल्यू करने के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेरे बच्चे, आपके सिलेबस में है, तो नो डाउट कि हमें उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैं इसको मिटा दूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आखिर आपको कौन सी बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे 3-4 केसेज आपको कराने एक्चुअली, तब जाके यहाँ पे बात बनेगी। ये लीजिए, देखो जब भी क्वेश्चन कहता है आपका, मैं आप चाहो तो मेरे साथ लिखो, अच्छा रहेगा, केसेज ऑफ फॉल इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है ना, क्या क्या केस होगा। देखो केस 1, या तो एग्जाम में कहेगा कि वैल्यू ऑफ stock in hand is to be reduced by आपका 10%, 15%, कुछ भी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा कि भैया owing to fall in market price वैल्यू पे स्टॉक is to be reduced by 10% आपका। तो मेरे बच्चे उस केस में आप क्या करेंगे, आपको देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा है कि आपको वैल्यू जो है उसका 10% से कम कर देना है। तो आपको कुछ नहीं सोचना, इफ सेंट एट कॉस्ट प्राइस, अगर गुड्स का भेजना कॉस्ट प्राइस पे हुआ है तो हम क्या करेंगे जी, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। अब वो हम कैसे निकाला करते थे आप जान चुके हैं, पहले हमने किया हुआ है कि जो आपका परचेज प्राइस होगा वो लेंगे हम लोग, यहाँ पे परचेज प्राइस है ना, वो लिया जाएगा, प्लस आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, प्रोपोर्शनेट जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज होगा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज, चाहे इनकर्ड बाय आपका कंसाइनर हो और चाहे वो कंसाइनी हो, ये खर्चे जो नॉन रिकरिंग आपके होंगे प्रोपोर्शनेटली हम उसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे।
ऐड करके मेरे बच्चे अगर मान लो वैल्यू आ रहा है 12,000, मान लो वैल्यू आ रहा है 12,000, ये एज्यूम्ड फिगर आपका है 12,000, तो आपको क्या करना है, बस इसमें लेस कर देना है आपका 10%। कितना हो गया जी? 1200 आपका 1200। और आपको जो वैल्यू दिखाना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो मेरे बच्चे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,800 रुपीज़ का आपका 10,800। बस इतना ही करना है। अगर वो कहता है कि गुड्स का बेचना कॉस्ट पे हुआ है और आपको वैल्यू जो स्टॉक इन हैंड है उसको 10% से कम कर दो, तो फिर बच्चे इस तरीके से करेंगे और यही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखा देंगे, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो इफ सेंट एट आईपी, फिर क्या करेंगे जी? ये तो हुआ इफ सेंट एट कॉस्ट प्राइस। मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं कि अगर भेजना आईपी पे हुआ होगा तो हम फिर क्या करेंगे। सारे केसेज का रिवीजन करेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना, सारे केसेज का। तो कहता है कि अगर मान लो यहाँ पे इफ सेंट अगर सेंड किया गया है एट आपका आईपी इनवॉइस प्राइस पे, तो क्या करेंगे? तो बच्चे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ स्टॉक एट आईपी। वो कैसे करेंगे जी? ये तो सेम रहेगा, मतलब यहाँ तक का जो कंप्यूटेशन है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा बच्चे। मतलब कितना? 12,000 सेम आपका, वही आपका परचेज प्राइस, प्रोपोर्शन, नॉन रिकरिंग आप ऐड करेंगे। फिर आप इसमें क्या करेंगे? अलग से ऐड करेंगे लोड। मान लो लोड का जो अमाउंट है वो 2,000 है, मान लो, है ना, जो भी होगा परसेंटेज उसके हिसाब से आप निकालेंगे, आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो आईपी आ गया, आईपी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आईपी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना निकल के आ गया हमारा यहाँ पे जी? आपका 14,000 है ना बच्चे, आईपी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो ये आपका आईपी आ गया 14,000। अब 14,000 में हम क्या करेंगे? लेस करेंगे आपका 10%, है ना। तो 10% का 14,000, यानी कि आप कितना माइनस करेंगे? 1,400 का अमाउंट। तो अब ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 12,600 मेरे बच्चे। इस केस में अब हम क्या करेंगे? जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, इस केस में जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट आपका बनेगा, यहाँ पे आपने स्टॉक जो यहाँ पर लिखना है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, है ना, वो कितना लिखेंगे? 12,600। और मेरे बच्चे क्योंकि ये आईपी पे है तो लोड रिवर्स करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा स्टॉक रिजर्व। वो कितना जी? ध्यान रखना, जनरली बच्चे ये 2,000 लिख देते हैं, जो कि गलत है। मेरे बच्चे आपने जब 10% कम किया ना, तो 10% आपने कॉस्ट का भी कम किया है और 10% आपने इसका भी कम किया है ना। तो इसका मतलब कि आपने क्या करना है कि ये देखो आपका 2,000 का 10% कम किया तो कितना हो गया? 200। तो 2,000 माइनस 200, यानी कि आपको यहाँ पे 1,800 का अमाउंट लिखना है, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ 1,800 की वैल्यू मिली हुई है। आप देख सकते हैं कि जब हम 10% कम किया तो इसका भी 10% कम किया गया होगा इसमें, और इसका भी 10% कम किया गया होगा। तो 2,000 में से 2 कम, तो यानी कि इसमें 1,800 का वैल्यू मिला हुआ है, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये बातें आपको ध्यान में लेके चलनी पड़ेंगी, ये अगर कब हम करेंगे जी? जब साफ साफ क्वेश्चन कह दे कि भैया आपको वैल्यू इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा कि बस रिड्यूस कर दो, तो ये काम करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे अगर कुछ ऐसा केस आ जाए, केस नंबर 2 लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, केस नंबर 2 लिखेंगे आप यहाँ पे। कहता है कि owing to fall in market price fall कर रहा है, and it is expected that selling price of goods has been reduced by आपका 20%। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन बोल दे,
ऐसा बोल दे कि भैया मार्केट प्राइस फॉल हो रहा है और हमें लगता है कि कंपटीशन जो बढ़ रहा है तो सेलिंग प्राइस 20% कम, या सेलिंग प्राइस आपका 30 रुपीज़ हो जाएगा, 25 रुपीज़ हो जाएगा, ऐसा आपका। पर बच्चे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल सुनेंगे मेरी बात। कहता है कि आपका गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट, मेरे साथ लिखो ना, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो गुड्स हम लोगों ने कंसाइनमेंट पे भेजा है वो कहता है कि आपका 5000 यूनिट्स है, साथ साथ लिखिए एट द रेट ऑफ ₹40 ईच, 40 रुपये के हिसाब से। तो आपका ये कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट, 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट। फिर कहता है कि एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेज इनकर्ड किया है वो कहता है कि आपका 50,000 है, 50,000। और कहता है कि एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी, जो खर्चे कंसाइनी ने किया है कहता है कि भैया रेकरिंग एंड दूसरा नॉन रेकरिंग, है ना। रेकरिंग बोल सकता है, सेलिंग नॉन सेलिंग कुछ भी कह सकता है। ये कहता है कि 20,000 और ये कहता है कि 10,000, ठीक है ना। फिर कहता है यूनिट्स सोल्ड, हम लोग सेल कर चुके हैं आउट ऑफ 5,000, कहता है कि 4,000 यूनिट्स हम लोग बेच चुके हैं जी आपका। और कहता है कि एट द रेट ऑफ, मान लो रुपीज़ यहाँ पे कहता है आपका कितना ले लूँ मैं, चलो 50 ले लेता हूँ, 50 रुपये। फिर कहता है कि कमीशन टू कंसाइनी, जो हमें कमीशन पे करना है, कमीशन टू कंसाइनी, वो कहता है कि आपका जो कमीशन है, मान लो कंसाइनी का वो 10% आपका है। कमीशन जो हमें कंसाइनी को देना है 10%, नो डाउट कि ऑन सेल्स आपका होगा, ऑन सेल्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और डाउट होता है, कई सारे क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया है कि सेल्स का मतलब मैं क्या मानूँ। एक जो सेल होता है आउटसाइडर्स को वो मानूँ। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है जी कि कंसाइनी जो है वो कुछ गुड्स विड्रॉ कर लेता है अपने लिए। तो जो गुड्स कंसाइनी ने विड्रॉ कर लिया अपने के लिए वो भी सेल मानूँ क्या, कमीशन निकालने के टाइम पे। तो मेरे बच्चे आज के टाइम पे इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है कि वो बोलता है कि जो आउटसाइड, जो बाहर कंसाइनी ने बेचा वो भी उसके लिए सेल माना जाएगा। कंसाइनी अगर कुछ गुड्स विड्रॉ कर लिया अपने लिए तो वो भी सेल माना जाएगा। मतलब जब कमीशन निकाला जाएगा तो हम दोनों पे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके, है ना। तो आप यही काम करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऐसे तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में बताता कि कमीशन जो है वो सिर्फ ऐसे केस में जहाँ पे कंसाइनी भी गुड्स विड्रॉ किया है तो वहाँ पे बोलता है कि आप आउटसाइड सेल पे निकालोगे या दोनों को मिलाकर। ना बताए तो दोनों को मिला के आप उस पर कमीशन निकाल देना। एक नोट लिख देना कि आई हैव ऑल्सो एज्यूम दैट गुड्स विड्रॉन बाय कंसाइनी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सेल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन आपका, तो बात बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये एजम्पशन यहाँ पे आ जाता है। तो खैर मैं अब यहाँ पे आता हूँ। बोलता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी आपको उसका वैल्यू यहाँ पे निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, है ना। ये लाइन मतलब क्वेश्चन के साथ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ गुडविल कैसे लिख दिया, ये क्या लिखा मैंने, ये गुडविल कहाँ से आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स है बदमाश, गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स है यहाँ पे, गुड्स हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्यूशन में क्या करना होगा जी, पहले आपको निकालना होगा जो गुड्स हैं कंसाइनमेंट पे उसका कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फटाफट निकालूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। कैसे हम लोग निकालते हैं जी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक का परचेज प्राइस 5000 में कहता है कि 4000 बिक गया है, यानी कि 1000 जो आपके यूनिट्स हैं वो लिए जाएंगे किस रेट से, आपका 40, है ना। एक तो वो हो गया, प्लस जो कंसाइनर ने खर्च किया 50,000, ना बताया तो हमेशा क्या मानते हैं, नॉन रेकरिंग। तो कंसाइनर ने जो 50,000 खर्च किया है वो कितने पे किया, आपका 5000 यूनिट्स पे। तो बताओ 1000 पे कितना, वो ले लिया हमने। और प्लस जो कंसाइनी ने खर्च किया मेरे बच्चे, कौन सा, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग नहीं लेते हम, नॉन रेकरिंग, 10,000, वो भी खर्च कितने पे किया गया, आपका 5000 पे।
तो 1000 पे कितना, ये आपका आ गया उसका कॉस्ट कितना बन गया, मेरा लैप ये रहा, कॉस्ट कितना बन गया एक बार चेक कीजिए। तो ये हो गया आपका 40,000 प्लस ये कितना हो गया जी 10,000 और प्लस आपका वो कितना हो गया 2,000, तो ये आ गया मेरे बच्चे 52,000। अब हमें पता है कि इन्वेंट्री को जब वैल्यू करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट NRV, अगर आपको याद होगा इन्वेंट्री का अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो अब हम निकालेंगे NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। अब वो कैसे निकालेंगे जी, तो हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस, यानी कि जो आपके ये 1000 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है, तो आपने 50 के हिसाब से बेचा है तो ये 50 इज द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये कितना आपका आ गया 50,000। इसमें से हम लोग लेस करते हैं मेरे बच्चे नॉर्मल सेलिंग प्राइस। जब हम NRV निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपका होता है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, हम उसमें लेस करते हैं एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल, वो खर्चे जो सेल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और वो हमें खर्च क्या दिख रहा है कमीशन का अमाउंट आपका, क्योंकि जितने में सेल करोगे ना हम क्या करेंगे उस पर 10% कमीशन पे करेंगे। इन्वेंट्री अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो इसके पहले का, तो आपको क्या करना है एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड से जो कमीशन आपका है, ये 50,000 का जो सेलिंग प्राइस है उसका 10% यानी कि 5,000 माइनस किया जाएगा। तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 45,000, 45,000 रुपये। यानी कि आपको क्या करना, पहले उसकी कॉस्ट निकालना है, फिर आप उसका क्या करेंगे जी, आप निकालेंगे NRV, और इस दोनों में से जो आपका लोअर होगा हम उस पे उसकी वैल्यू को दिखाएंगे, यानी कि 45 इस पे दिखाएंगे, और यही वैल्यू हम क्या करेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। तो आपको देखना है एग्जाम में कि वो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतने से कम कर दो, या वो कहता है कि नहीं जी फॉल मार्केट प्राइस हुआ है और नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय दिस मच अमाउंट। तो फिर आपको क्या करना है कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते समय पहले आपको उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा जैसे आप निकालते हैं, और फिर उसका NRV निकालना होगा बच्चे जो लोअर होगा उस पर। हमने ये भी क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने उसका प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करा दिया और आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद फिर क्या हमारे पास है, तो इसके बाद आपका आ गया यहाँ पे आपका लास्ट जो आपका पॉइंट है, कहाँ चला गया, ये वाला एडवांस बाय कंसाइनी और एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप यानी कि बच्चे मेरे कंफ्यूज होते हैं, एडवांस बाय कंसाइनी और एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में एडवांस की बात उठेगी कि कंसाइनर ने क्या किया जी, कंसाइनी से कुछ एडवांस लिया है। तो मेरे बच्चे याद कीजिए हमने इसको क्या कैसे पढ़ा हुआ है एडवांस के बारे में। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, इसका ट्रीटमेंट नहीं सिखाऊंगा, अपने क्लास में ऑलरेडी या जिस फैकल्टी से पढ़े होंगे आपने मैंने बताया होगा कि जब भी एडवांस बाय कंसाइनी कहेगा तो कंसाइनर जो कंसाइनी अकाउंट बनाएगा ना, कंसाइनर जब कंसाइनी अकाउंट बनाएगा, कंसाइनी का अकाउंट, तो वो क्या बोलेगा जी कि अगर उसने, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि अगर कंसाइनर ने कंसाइनी से एडवांस लिया है तो कंसाइनी जो एडवांस है वो कंसाइनमेंट में तो जाता नहीं है क्योंकि वो एक्सपेंस इनकम नहीं है। लेकिन जब आप कंसाइनी अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, कंसाइनी अकाउंट जब आप यहाँ पे बनाते हैं तो मेरे बच्चे एडवांस लिया तो हम बोलते हैं बाई कैश या बाई BR जो भी आपने लिया होगा, मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है ना। कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए तो बाई, मान लो उसने जो भी एक्सपेंस किया जी कंसाइनी ने, तो बाई कंसाइनमेंट आप लिखते हो मान लो 50,000 रुपये आपका। कंसाइनी ने गुड सेल किया और मान लो कि टू आपने यहाँ पे बोला जो उसने टू कंसाइनमेंट अकाउंट ये एंट्री करना आप ऑलरेडी जानते हैं, मान लो 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। तो उस केस में जब भी क्वेश्चन कहेगा एडवांस, कंसाइनी ने एडवांस दिया है मतलब अगेंस्ट कंसाइनमेंट नहीं बोलेगा मेरे बच्चे। अगर वो अगेंस्ट कंसाइनमेंट नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे कि भैया 5 लाख में 1 लाख रुपये आप पूरा दे चुके, उसको एडजस्ट कर लो, 50,000 ये एडजस्ट कर लो और बाकी पैसा मुझे वापस करो। तो बाकी पैसा आप उसे क्या करेंगे, वापस ले लेंगे,
मतलब जब भी कहेगा कंसाइनी ने एडवांस दिया है तो आप क्या करोगे, पूरे एडवांस को एडजस्ट करके बाकी अपना काम पूरा करोगे। लेकिन मेरे बच्चे अगर एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट ये वर्ड अगर दे देता है कि कंसाइनी हैज गिवन एडवांस ऑफ 1 लाख रुपीज अगेंस्ट कंसाइनमेंट, तो मेरे बच्चे उस केस में जब उससे हिसाब होगा तो हम पूरे 1 लाख यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे जी कि जैसे मान लो उसने 1 लाख जो है ना वो 1000 यूनिट्स पे दिया था, है ना, हमने 1000 यूनिट्स उसको दिया था तो 1 लाख का उसने एडवांस दिया था, और अभी भी मान लो क्लोजिंग स्टॉक में उसके पास 100 यूनिट्स अभी बचे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनेटली सिक्योरिटी को यानी कि एडवांस को अपने पास अभी रखते हैं। हम कहते हैं भैया ये जो 1 लाख रुपीज़ का आपने एडवांस दिया था ना, ये 1 लाख का एडवांस आपने कितने पे दिया था, तो आपने दिया था 1000 यूनिट्स पे। अभी भी आपके पास 100 बचे हुए हैं, तो 100 पे जो एडवांस होगा मान लो 10,000 आपका, वो एडजस्ट नहीं करूंगा, वो तब होगा जब इसको बेच दोगे, यानी कि अगले साल एडजस्ट करूंगा। इस साल हम कहेंगे कि 5 लाख में से हमने कितना एडजस्ट किया, सिर्फ 90,000, और ये करके बाकी पैसा सेटल करो। तो आपको ध्यान देना होगा एग्जाम में एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट कहता है, एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट, एडवांस अगेंस्ट गुड्स, मतलब ऐसा लगता है क्या लाइन पढ़ के कि एडवांस जो है वो पूरे कंसाइनमेंट पे है, तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी एडजस्ट करना पड़ेगा। एडवांस गिवन बाय कंसाइनी या कंसाइनर हैज रिसीव्ड दिस मच ऑफ मनी एज एडवांस फ्रॉम कंसाइनी, अगेंस्ट कंसाइनमेंट अगेंस्ट गुड्स की बात नहीं करता, तो हम प्रोपोर्शनली एडजस्ट नहीं करेंगे, फिर पूरा अमाउंट एडजस्ट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। सर ये बहुत अब गंदा लग रहा देखने में, आपने बहुत उल्टे सीधे चीज़ यहाँ लिख दी हैं। अरे आपको समझा भी तो रहा हूँ, बिना समझाए बिना लिखे कैसे उल्टा सीधा आपका मतलब बात बनेगी। ये लीजिए क्लीन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आइए इसके बाद थोड़ा थ्योरी देख ले इस चैप्टर में और क्या क्या हो सकता है जी। कंसाइनमेंट सेल का मतलब आप जानते हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में MCQ या थ्योरी में आ सकता है। कंसाइनमेंट सेल क्या होता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स देगा बेचने के लिए, उसको जो प्रिंसिपल है उसको हम कंसाइनर कहते हैं, और जो एजेंट हम उसको कंसाइनी कहते हैं। ये जो चीज़ें हो सकता है 1 मार्क्स में बन जाए। रिलेशनशिप जो हमारा कंसाइनर कंसाइनी का होता है, प्रिंसिपल एजेंट का होता है। अकाउंट सेल एंड परफॉर्मा इनवॉइस, अकाउंट सेल कौन देता है, कंसाइनी देता है। किसको देता है, कंसाइनर को। ये इन्फॉर्म करने के लिए कि कंसाइनी ने कितने सेल कर लिए हैं, कितने खर्चे कर लिए हैं, कितना स्टॉक बचा, कितना लॉस हो गया, सारी बातें वो बताता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देगा आपको, अकाउंट सेल में कंसाइनी। ये अकाउंट सेल कौन सेंड करता है बच्चे, कंसाइनी भेजता है, कंसाइनी सेंड करता है टू द कंसाइनर आपका। परफॉर्मा इनवॉइस कौन सेंड करता है, कंसाइनर देता है कंसाइनी को। जब गुड्स भेजता है तो गुड्स का डिटेल, कितने यूनिट्स हैं, क्या रेट है, क्या उसका प्राइस है, किस पे बेचना है, वो सारी बातें परफॉर्मा इनवॉइस पे भेजता है। तो अकाउंट सेल कौन देता है, कंसाइनी। किसको, कंसाइनर को। परफॉर्मा इनवॉइस कौन देता है, कंसाइनर। किसको, कंसाइनी को। ये बात ध्यान रखेंगे। टाइप्स ऑफ कमीशन बता ही चुका हूँ, इसके बारे में क्यों बात करूँ मैं आपका, ये ठीक है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक बात और होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका ये पॉइंट है मेरे बच्चे, डिस्काउंट पेड ऑन बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बाय कंसाइनर। डिस्काउंट, जब कंसाइनी से कंसाइनर एडवांस लेता है और वो एडवांस आपका जब लेगा तो मैंने कहा कि बिल के रूप में भी ले सकता है। तो कंसाइनर ने क्या किया, कंसाइनी से एक बिल लिया मेरे बच्चे एडवांस के रूप में, और उस बिल को हमने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट कर दिया। तो जब बैंक से डिस्काउंट करते कुछ चार्जेस करते हैं ना, डिस्काउंट चार्ज। ये सर वो डिस्काउंट चार्ज क्या होगा, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। उस डिस्काउंट चार्ज का मेरे बच्चे 2 ट्रीटमेंट आपका होता है। या तो उस डिस्काउंट को आप कंसाइनमेंट का एक्सपेंस मानिए, और अगर कंसाइनमेंट का एक्सपेंस मानेंगे तो कंसाइनर क्या लिखेगा जी, टू डिस्काउंट, क्योंकि कंसाइनर ने उसको डिस्काउंट किया है और वो कोई पेमेंट नहीं गया, वो तो डिस्काउंट कर गया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट। ठीक है ना। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में टू डिस्काउंट कब लिखेंगे, जब हम ये मानेंगे कि वो भी खर्चे कंसाइनमेंट से जुड़ा हुआ है। एक ऑप्शन और होता है कि हम बोलते हैं नहीं जी डिस्काउंट जो है ना हम फाइनेंशियल चार्ज मानेंगे, मतलब कंसाइनमेंट से जुड़ा हुआ खर्च नहीं, जनरल खर्चे मानेंगे। तो मेरे बच्चे उस केस में जो आपका डिस्काउंट होगा वो कंसाइनमेंट में न जाके टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, मतलब प्रॉफिट लॉस में नॉर्मल खर्च मतलब जनरल खर्चे माने जाएंगे। रिपीट करता हूँ, अगर आपने डिस्काउंट जो कटा है बिल को डिस्काउंट करने में, अगर आप कहते हो कि भैया कंसाइनमेंट के खर्चे हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा टू डिस्काउंट। अगर आप मानते हो नहीं जी फाइनेंशियल चार्ज है तो हम
कंसाइनमेंट में नहीं, हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे टू डिस्काउंट। किसके बुक में बात कर रहा हूँ? कंसाइनर के बुक में। कंसाइनी को तो उससे कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं होता है। सर हम एग्जाम में क्या मानेंगे? क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन बताएगा क्या मानना है, नहीं बताता तो कुछ भी मान सकते हो, लास्ट में एक नोट लिखना पड़ेगा। अगर आपने कंसाइनमेंट में दिखा दिया तो आई हैव एज्यूम्ड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंसाइनमेंट। अगर आपने कहा कि हम नो ट्रीटमेंट इन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो आप बोलेंगे आई हैव एज्यूम्ड इट्स ए फाइनेंशियल चार्ज एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये नोट लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब कंसाइनमेंट का ट्रीटमेंट कंसाइनर के बुक में क्या होगा ये हम अभी देखेंगे। ऐसे तो देख भी लिया, हम दिखाएंगे। और याद रखना कंसाइनमेंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, मैंने बता दिया पहले, जहाँ पे एक्सपेंस रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग आपका होता है। तो बच्चे अब मैंने यहाँ पे एक कंसाइनमेंट में और सेल में डिफरेंस बताया, ये सब पढ़ लेंगे। क्लास में हम लोगों ने किया हुआ थ्योरी है, बट इंपॉर्टेंट थ्योरी, मैंने इसलिए रिवीजन क्लास में भी दे दिया। कंसाइनमेंट में गुड्स सेल कब होता है? जब कंसाइनी को हम जब कंसाइनी गुड्स को बेच देता है। यहाँ पे कब होगा जी? जैसे ही हमने बायर को दे दिया, गुड सेल हो गया। यहाँ पे रिस्क आपका अभी भी कंसाइनर के पास है, यहाँ पे रिस्क आपका परचेजर के पास चला गया। तो ये आप मतलब ये चीज़ें आप देख लेंगे, मैं क्यों इसमें टाइम में बात करूँ। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेट भी बता दिया, और यहाँ पे सारी बातें उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी के लिए, आप पढ़ जाएंगे। नाउ एक क्विक रिविजन, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनी। ये सारी बातें अभी मैंने सिखा दिया है, क्लास में भी हमने सीखा हुआ है, जरा जल्दी से सुन लो आप। यहाँ पे जब गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है तो क्या करता है जी? कंसाइनमेंट में लिखता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अभी उसको छोड़ दो। अगर एक्सपेंसेज कंसाइनर करेगा तो कंसाइनमेंट टू बैंक या टू कैश या टू क्रेडिटर, अगर एक्सपेंसेज पे करना बकाया है तो। मतलब कंसाइनर ने कहता है कि भैया रेंट अभी हमारा आउटस्टैंडिंग है ना, कंसाइनमेंट का अभी हम पे करना, या मान लो फ्रेट अभी पे करना बाकी है, तो टू आउटस्टैंडिंग फ्रेट अकाउंट। हमने अभी कुछ पेमेंट मतलब जो भी अगर पे कर दिया तो टू बैंक या टू कैश, या नहीं पे किया तो उसका आउटस्टैंडिंग खर्च दिखा देंगे। कुछ ना बताया तो हमेशा मानते हैं कि पे हुआ है। एक्सपेंसेज अगर कोई आपका कंसाइनी करेगा तो क्या करेंगे? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी ने पे किया नहीं पे किया मतलब नहीं बनता हमारे बुक में, हम तो कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। कंसाइनी अगर सेल रिपोर्ट करेगा तो हम क्या बोलेंगे जी? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट लिखते ना, कंसाइनमेंट में आपका बाई कंसाइनी, तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट हो गया। कमीशन हमें देना है कंसाइनी को, तो कंसाइनमेंट में क्या लिखेंगे? टू कमीशन, टू कंसाइनी, सॉरी। अगर बैड डेट्स हो गया और मेरे बच्चे अगर हमने डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ किया है तो हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, वो तो कंसाइनी बियर करेगा। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन हमने अलाउ नहीं किया है तो फिर हमें बियर करना पड़ेगा, फिर टू कंसाइनी अकाउंट। टू कंसाइनी का मतलब कि कंसाइनी के हिसाब में से उतना माइनस कर देंगे, ठीक है ना, वो खर्च हमें दिखाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कंसाइनमेंट टू जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सॉरी कहाँ गया, फॉर क्लोजिंग, माफ कीजिए, फॉर क्लोजिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो टू जनरल प्रॉफिट लॉस। अभी दिखाया था कंसाइनमेंट अकाउंट में जो बैलेंसिंग प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लॉस हुआ तो हम रिवर्स कर देंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एडवांस रिसीव करने की एंट्री, कैश में लिया तो कैश, बैंक टू बैंक, बीआर टू बीआर, टू कंसाइनी अकाउंट, ये कंसाइनमेंट में नहीं जाता। और आपका क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हम कहाँ से लेते हैं जी? उनके परचेज से। याद है मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर अपने परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस करके एंट्री करता है, वही गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू परचेज या टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लास में सीखा है हम लोगों ने। ये तो हो गया कंसाइनर के बुक में। कंसाइनी की बुक में आइए, जब गुड्स सेंड किया जाएगा, कंसाइनी कोई एंट्री करता नहीं है, वो तो एक एजेंट है, हमारे पास थोड़े कुछ गुड्स रहा। आपको याद होगा कि कंसाइनी ने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया भी नहीं था, वो तो सिर्फ एक बनाता है जी कंसाइनर का अकाउंट और दूसरा आपका कमीशन अकाउंट, है ना, नो एंट्री। एक्सपेंसेज कंसाइनर करेगा, हमें कोई मतलब ही नहीं है, नो एंट्री। अगर एक्सपेंसेज कंसाइनी करेगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा जी? हम बोलते हैं भैया मेरा कैश या बैंक चला गया या भी पेमेंट करना बकाया है, उतना पैसा मुझे कंसाइनर से लेना है, तो कंसाइनर को डेबिट करता है ना। अगर कंसाइनी सेल बोलता है कि मैंने सेल कर दिया, कैश पे बेचा तो कैश या बैंक, और क्रेडिट पे बेचा तो हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, है ना, डेटर से पैसा लेना है, एंड टू कंसाइनर अकाउंट। कमीशन हमें कंसाइनर से लेना है, कमीशन हमारा इनकम हम क्रेडिट करेंगे और कंसाइनर को डेबिट करेंगे। ये सब पढ़ा है क्लास में हम लोगों ने। अगर बैड डेट्स हो जाता है और डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ किया गया है तो मेरे बच्चे हमें लॉस बियर करना है,
टू बैड डेट्स और हम क्या लिखते हैं, कमीशन अकाउंट से उसको एडजस्ट करते हैं। अगर डेलीगेटेड कमीशन अलाउ नहीं किया गया तो हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, वो तो कंसाइनर ने बियर करना है, हम क्या करेंगे जी, कुछ भी नहीं। फॉर क्लोजिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, हमें जब कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया नहीं तो हम क्लोज क्यों करेंगे, नो एंट्री। और एडवांस रिसीव, आपने रिसीव किया, हमने दिया तो कंसाइनर टू कैश टू बैंक या टू बीपी अकाउंट, है ना। फॉर क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमें कुछ करना नहीं है, जब कंसाइनमेंट का गुड्स का हमारा कोई अकाउंट नहीं तो हम क्यों करेंगे आपका, ये काम खत्म हो गया। COC CA क्लासेस, इस पे जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है मेरे और मेरी टीम के द्वारा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे बच्चे एक काम जरूर करेंगे, हमारे वीडियोज को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को भी आप इनवाइट करेंगे इस चैनल पे आने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे CA बच्चों के लिए, आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको CA की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो CA कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास CA बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coachings from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम YouTube में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he is my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think that इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। the most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।